ये लेक्चर 5E है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में। इसमें हम स्लैब और मिरर के 4 प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर और स्लैब करेंगे, कॉनकेव मिरर और स्लैब करेंगे, फिर वाटर और मिरर करेंगे, है ना, जो सबमर्ज मिरर होता है। तो ये इसमें ना आपको एक पैटर्न दिखेगी। ये सारी एक फैमिली ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो यही रोड मैप है कि 4 प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, प्रॉब्लम 6, 7, 8 और 9। और ये हमने अगले लेक्चर में भी इन प्रॉब्लम्स को, सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो ये यहाँ पे आपको उसका पैटर्न दिखेगा। ठीक है, प्रॉब्लम 6 है स्लैब इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ये इससे आपको थोड़ा शिफ्ट्स कैसे करना है और ये जो रिटर्न जर्नी की बात है वो इसमें आप क्लियर होगा कि कैसे शिफ्ट होता है, कितने बार शिफ्ट होता है। फिर स्लैब बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और बीच में स्लैब है। अब ये स्लैब की 2 पोजीशंस है ताकि आपको अलग अलग पोजीशन पे भी कैलकुलेट करना है। ये टिपिकल प्रॉब्लम है वाटर लेयर अबव द प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। दोनों के ऊपर अगर वाटर है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये एक फैमिली है जहां पे हम देखेंगे कि इसमें क्या रिटर्न जर्नी क्या है, मीडियम कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, ये सारी चीजें। ठीक है ना। तो ये रिटर्न जर्नी में क्या है, देखो कि शिफ्ट एक बार और होता है, बस इतना ही देखना है आपको। तो ये इसी को रिटर्न जर्नी कहते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन कन्वर्जिंग है या डिवर्जिंग है, उससे आपका शिफ्ट कहाँ होगा। यूजुअली तो हमने बाय डिफॉल्ट कहा है कि जहां रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड क्लियरली अप्लाई इट। तो चलो देखते हैं। देखो ये तो बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है, हमने इसको ऑलरेडी अगले लेक्चर में टैकल किया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, म्यू दिया है, टी दिया है, मिरर दिया है और दूरी दी है इसकी। तो मैंने तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहा है कि ऐसे प्रॉब्लम में, देखो अब ऐसे प्रॉब्लम में क्या होगा कि आप एक बार यहां से यहां जाओगे तो रे की डायरेक्शन ये है, तो ये जो स्लैब है ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर शिफ्ट करा देगा और शिफ्ट की फॉर्मूला आपको पता है। बट बिकॉज दिस इज अ मिरर हियर एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज हियर, तो मिरर तो रिफ्लेक्ट करा देगा, तो रिटर्न जर्नी भी होगी। तो रिटर्न जर्नी पे तो थोड़ा सा और शिफ्ट होगा। अब रिटर्न जर्नी में कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। तो 2 बार शिफ्टिंग होता है। तो हर बार हम इसको फास्टेस्ट मेथड मैंने जैसे कहा है कि 2 बार शिफ्टिंग कौन कराता है। अगर मिरर को एक ही बार शिफ्ट करा दो यहाँ, तो इट इज एज गुड एज आपके हर एक शिफ्ट का वो नो ख्याल रख लेगा। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, मिरर को अगर आप यहाँ शिफ्ट कराओगे तो ये जो शिफ्ट है प्लस ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा और शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ, तो ये दोनों शिफ्ट वो एक ही इसमें कैलकुलेट कर लेगा। चलो देखते हैं इसको। तो पहले तो हमने नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर ली कि ये है शिफ्ट का कैलकुलेशंस, टी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, शिफ्ट मिल गया। अब क्या करेंगे कि हमने मिरर को एम प्राइम पे, मतलब ये जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा दिया, तो हमें u मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। ओके, अब उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे इमेज बनाएगा मिरर, जो ये है उतना ही पीछे इमेज बना देगा। तो मिरर के पीछे अब ये तो प्राइम के पीछे है ना। और प्राइम हमने कितना शिफ्ट किया था, ये x से शिफ्ट किया था। तो उसमें प्राइम के पीछे कितना होगा, तो भाई ये तो ऑलरेडी आगे है, तो -x करना पड़ेगा ना।
ये mm जो है वो इससे आगे है, तो इसमें से x को माइनस कर दिया, तो एग्जैक्ट शिफ्ट हमारा बिहाइंड द mm प्राइम इज दिस मच। तो मिरर शिफ्ट सबसे फास्टेस्ट मेथड है, और S1 S2 S3 ये सारे हमें इंटरफेस बाय इंटरफेस जाने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 हमने कहा था कि 2 बार शिफ्ट कराओ, और मेथड 3 था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जहां पे हम मिरर को शिफ्ट कराएंगे। तो देखो कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स जर्नी शिफ्ट द इमेज, बट मिरर शिफ्ट हैंडल्स बोथ इन वन स्टेप, कि आपने मिरर ही शिफ्ट करा दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली 2x डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट कराता है। ठीक है, इसको आप एक बार प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है और मिरर शिफ्ट, ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये कॉन्केव मिरर का प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे स्लैब है, ये कॉन्केव मिरर दिया है जिसका एफ दे दिया है, स्लैब का थिकनेस दे दिया है, म्यू दे दिया है। ऑब्जेक्ट 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, मतलब ये ऐसे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से दे दी है। अब पूछा है दो केस के लिए कि आप जो यहाँ पे जो x दिखा है ना, ये x मतलब यहां से यहां तक, तो ये x एक बार 5 रखो और ये x एक बार 20 रखो, मतलब स्लैब की दूरी आप दो दूरी पे स्लैब को चेक करो। तो जब एसेंशियली क्या है कि 5 का मतलब है कि ये वेल विद इन द फोकस है। इफ इट इज वेल विद इन द फोकस देन ऑब्जर्वर तो यहां है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि मिरर को, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन मिरर को ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, क्योंकि स्लैब का काम है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराना। फिर जब ये स्लैब वापस आएगा तो वापस ऑब्जर्वर को थोड़ा सा शिफ्ट करा देगा ये ऑब्जेक्ट, तो वापस ये इधर शिफ्ट होगा। तो दोनों शिफ्ट आपको कैलकुलेट करना, इसी को हम रिटर्न जर्नी कह रहे हैं। और रिटर्न जर्नी मीडियम में है, मतलब इसी मीडियम में रिटर्न जर्नी है। अगर इस मीडियम में होता तो दूसरी बार शिफ्ट कराना नहीं पड़ता। समझ गए आप? तो इसका कैलकुलेशन देखो, अब मैंने आपको समझा दिया है कि जाते वक्त मिरर को ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, तो फिर हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे विद दिस डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला हम इस डिस्टेंस से लगाएंगे। फिर वापस आते वक्त जो भी इमेज बनेगी उसमें वापस उतना ही शिफ्ट ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब जरूरी नहीं कि यहां से शिफ्ट यहां हुआ है तो एग्जैक्टली यहीं पे शिफ्ट होगा, इट डिपेंड्स कि एक्स कहां पर है। ठीक है ना। तो क्योंकि मिरर कॉनकेव है तो इसलिए ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम मोटा मोटा दिखाया है कि रिटर्न जर्नी का मैंने डायग्राम दिखाया है कि रे यहां से आ रही है, तो ये होना चाहती थी यहां पे, लेकिन स्लैब उसको शिफ्ट कराएगा। और ये एस तो हमें पता ही है फॉर्मूला, T × 1 - 1/μ। देखो, है ना। अब दूसरे केस में ये x 20 सेंटीमीटर है। हाँ, तो 20 सेंटीमीटर मतलब ये तो आउटसाइड ऑफ द फोकस है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि यहां से आपके रे इस पे अगर गिर रहे हैं ऐसे, तो ये आपको बैक ट्रेस करने पर यहां पे उसका इमेज मिलेगा, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पे है और रे यहां जा रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो उसको इतना शिफ्ट कराना पड़ेगा आपको जहां रे जा रही है। ओके, तो दोनों कैलकुलेशन देख लेते हैं अभी। पहले तो आप स्लैब शिफ्ट एस कर लो, 2 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो जैसे कहा कि अब मिरर को ऑब्जेक्ट 32 पे नहीं मिलेगा, 30 पे मिलेगा। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर के लिए ये u माइनस होता है, f भी माइनस होता है, तो उस हिसाब से आपका v आया। अब v -15 आया है ना। अब देख दो, ये तो v
मिरर ने दे दिया। अब दो केस है, एक बार x 5 सेंटीमीटर है, मतलब स्लैब यहां है, एक बार स्लैब यहां पर है। अब स्लैब जब यहां पर है तो v तो 15 सेंटीमीटर, मतलब समझ गए आप, स्लैब बीच में आ गया। तो 15 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये 17 सेंटीमीटर है ना। रिफ्लेक्टेड मीडियम री एंटर्स द स्लैब, इसलिए ये 17 सेंटीमीटर। अब जब 20 सेंटीमीटर था तब तो ये 15 सेंटीमीटर से दूर है ना। तो अब क्या करेंगे, बट अगेन ऑब्जर्वर तो स्लैब के पीछे है, तो वो तो 2 सेंटीमीटर उसको शिफ्ट करा ही देगा। लेकिन आपने देखा कि दोनों केस में आप 2 ऐड करा रहे हो, बट हाउ द रे डायग्राम डिफर्स फॉर बोथ द केसेस, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे पोजीशन सेम है बट नेचर डिफरेंट है। ओके, तो पहले तो ये वेरीफाई करना है कि रिटर्न जर्नी कहाँ से हो रही है, स्लैब से हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका नेचर कैसा है, दोनों चीजें। प्रॉब्लम 8 और 9 टिपिकल प्रॉब्लम है, जहां पे देखो ये वाटर का वेसल है, मतलब ये वाटर भरा हुआ है और नीचे मिरर रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट होता है ना। अब पूछते हैं कि फाइनल इमेज, मतलब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन उसकी इमेज कहाँ दिखेगी। तो इमेज के लिए आपको जितने भी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन है वो सारे कंसिडर करके फाइनली जब रे यहां पे आएगी इस मीडियम में, तो उसको वैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिरर शिफ्ट अगेन करेंगे। देखो पहले तो क्या करेंगे, आप लोगों को पता है, ये मिरर ऑब्जर्वर को कहाँ नजर आएगा, तो इतना शिफ्टेड नजर आएगा आप लोगों को, है ना। शिफ्ट हो गया, वो ऊपर नजर आता है। और वो शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो डी बाई म्यू कैलकुलेट कर लो, डी बाई म्यू, तो डी बाई म्यू आपको इतना डिस्टेंस देता है, डी बाई म्यू, और शिफ्ट आपको डी माइनस डी बाई म्यू करेगा तो ये शिफ्ट मिलेगा। एक बार आपने एम एम प्राइम निकाल लिया, फिर तो क्या ही है, ये जितना डिस्टेंस मिरर के लिए है ऑब्जेक्ट का, उतना ही मिरर नीचे बना देगा, बस फिर तो ज्योमेट्री बचा आपका, है ना। मिरर एक बार यहां पे आ गया, अब मिरर को ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, ऑब्वियसली यहां दिखेगा, और वो आपको पता है यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई होता है, जो भी एच है म्यू टाइम्स एच हो जाएगा, और ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस आपको मिरर के नीचे बनाना पड़ेगा। बस फिर आपको अगर सरफेस से दूरी चाहिए तो आपको वो कैलकुलेट ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सारे डिस्टेंस आपको पता है। तो देखो सॉल्यूशन, पहले तो हमने मिरर को डी बाई म्यू से शिफ्ट करा दिया, तो हमें एम एम प्राइम मिल गया। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एम एम प्राइम से कैसे है, तो एच था और डी बाई म्यू कहां से है, ये अपरेंट डिस्टेंस है, ये डी बाई म्यू, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने मिल गया, देखा हमने, एम एम प्राइम। अच्छा, अब ये जो प्लेन मिरर का इमेज है वो एम एम प्राइम से कितना नीचे बनेगा, तो जितना ऑब्जेक्ट है दूर उतना ही नीचे बनेगा, तो ये हमने उसको उतना नीचे ले लिया। देखो हमने मिरर को शिफ्ट कराया, अगर मिरर को शिफ्ट नहीं कराते तो फिर हमको एच टाइम्स म्यू लेना पड़ता, बट मिरर को शिफ्ट कराया है इसलिए हमने सीधा इसको सीधा रख दिया है ना। दोनों मेथड है, बट आई ऑलवेज प्रीफर शिफ्टिंग ऑफ द मिरर। ओके, अब डी बाई म्यू जो है, ये दूरी डेप्थ एम एम प्राइम से थी, तो इसलिए इमेज की दूरी फ्रॉम द वाटर सरफेस, तो ये दूरी बिहाइंड द एम एम प्राइम है, और ये वाटर सरफेस के इतनी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये दूरी निकल के आ गई। ठीक है ना, तो पिछले लेक्चर में हमने इसका अलग वेरिएशन किया था, और ये वेरिएशन बेटर वेरिएशन है, ये वेरी फास्टेस्ट है और एक्यूरेट भी है। इसी तरह से आप कॉनकेव मिरर देखते हैं, ये पानी में कॉनकेव मिरर रखा हुआ है,
इसका एफ दे दिया है, ये पानी की डेप्थ दे दी है, और पैरेलल रेज आ रहे। अब डेप्थ 30 है तो पैरेलल रेज तो 20 पे मिलेंगे, है ना। तो आपको रियल डेप्थ मिल गई। अब इमेज की, ये जो इमेज है ये तो यहां से 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि पैरेलल तो फोकस पे है और फोकस 20 है, तो यहां से इतना तो 20 हो गया आपका, तो ये आपका 10 बचा। तो रियल डेप्थ 10 है। अब जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो डी बाई म्यू हो जाएगा, मतलब 10/μ। बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये पानी में रिफ्रैक्ट हो रहा था इसलिए आसान हो गया। अगर ये पानी से बाहर रिफ्रैक्ट होता तो फिर हम ये एफ डायरेक्टली नहीं मिलता, जो यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया है ना। तो ठीक है, चलो, ये फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इसलिए फोकस पे मिरर बनेगा, और वाटर में बना है तो रियल डेप्थ हमें सीधी मिल गई। अब इमेज की डेप्थ ये है, तो एक बार और रिफ्रैक्शन करेंगे, और रिफ्रैक्शन हमें पता है कि हम डी बाई म्यू ले लेते हैं, है ना। और एयर का तो 1 है, तो डी बाई म्यू लेके हमें सीधा बिलो द वाटर सरफेस 7.5। अब यह एक की पॉइंट है, यहाँ पे आसान है ये प्रॉब्लम, क्योंकि फोकल लेंथ अनअफेक्टेड रहती है बाय द वाटर और मिरर रिफ्लेक्शन से। लेकिन हमने इसके अगले लेक्चर में आपको देखा था कि जब ये लेंथ, जो फोकल लेंथ अगर वो वाटर सरफेस से बाहर आ जाती तो वो रिफ्रैक्शन कराना पड़ता, फिर उसके लिए थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता। ठीक है, तो ये है। बट नेवरथलेस आपको इन 4 प्रॉब्लम से वाटर और मिरर के और स्लैब और मिरर के वेरिएशन समझ में आ गए। तो स्लैब प्लस प्लेन मिरर में हमने वर्चुअल मिरर बनाया। क्या बेस्ट मेथड है कि मिरर को इतने डिस्टेंस से आप आगे लेके आओ, स्लैब के पास करीब लेके आओ, फिर आपको जो प्लेन मिरर का तो पता ही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न शिफ्ट इंक्लूड हो जाता है। अब स्लैब और कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराओ, मिरर की फॉर्मूला लगाओ, फिर आपको देखना है कि वापस ऑब्जर्वर तो अगेन स्लैब के पीछे है, तो उस वक्त आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके सब चेक करना पड़ेगा कि कैसे है। ओके, वाटर और प्लेन मिरर है तो उसमें भी मैं तो कहूंगा कि मिरर को ही आप, अगर प्लेन मिरर है तो शिफ्ट करा दो, आसान हो जाएगा आपको, है ना। और डी बाई म्यू कैलकुलेशन हमें पता है, तो एवरी पास के लिए डी बाई म्यू है, तो रिटर्न शिफ्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। जब कभी भी मिरर को शिफ्ट कराते हो तो दोनों शिफ्ट इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसमें रिटर्न शिफ्ट है क्योंकि ऑब्जर्वर तो ऑलरेडी पानी के बाहर है ना। ऑब्जर्वर पानी में होता तो रिटर्न शिफ्ट नहीं होती। कॉनकेव मिरर और वाटर है तो मिरर को अपरेंट डेप्थ भी मिलेगा, तो यहाँ पे की शिफ्ट एक ही देखी, जैसे हमने इस प्रॉब्लम में तो आसान था, तो रिटर्न शिफ्ट की जरूरत ही नहीं क्योंकि पानी में ही था वो, जो फोकल लेंथ बना वो, है ना, ऐसा है। तो ये ही यूनिफाइड प्रिंसिपल है कि एवरी मीडियम शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मूविंग द ऑब्जेक्ट और मिरर बाय द शिफ्ट अमाउंट। बट आपको पिक करना है कि कैसे आप सिंपलर करोगे। तो अगर प्लेन मिरर है तो मिरर को ही शिफ्ट करा दो तो सिंपल हो जाएगा। यही है कि रिटर्न जर्नी का मतलब समझो आप। इफ इमेज इज फॉर्मिंग द, मतलब इमेज फॉर्मिंग रे, जो रिफ्रैक्टेड रे बोलो या रिफ्लेक्टेड रे बोलो, री एंटर द मीडियम, जैसे स्लैब हो गया, स्लैब में री एंटर हो रहा है और ऑब्जर्वर तो स्लैब के यूजुअली बाहर रहता है, तो फिर आपको अगेन शिफ्ट अप्लाई करना पड़ता है। अगर ऑब्जर्वर स्लैब के अंदर है तो फिर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, स्लैब के लिए शिफ्ट सेम डायरेक्शन में है या अलग डायरेक्शन में है,
ये आप तो रे डायग्राम से भी समझ सकते हो, या तो फिर t इक्वल टू 1, एस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस, ये है ना फॉर्मूला 1 - 1 अपॉन म्यू। तो ये ब्रैकेट अगर नेगेटिव आता है तो शिफ्ट आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, है ना, इतना आसान है। देखो जेई में मेन में ये नॉर्मल शिफ्ट के तो आते ही है, प्लेन मिरर, इमेज, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। एडवांस में आपको मल्टी स्टेप, जैसे कॉन्वेक मिरर प्लस स्लैब और इंटीजर टाइप क्वेश्चन सब बैठ के करना पड़ता है जिसमें, but you will be given options, so you that options will guide you how what to calculate. शिफ्ट आपको पता है ये है, डी प्राइम आपको पता है ये है, वाटर प्लस मिरर है तो ये एक रेफरेंस प्रॉब्लम है आपके सामने। वर्चुअल मिरर मेथड हमने प्रॉब्लम 6 और प्रॉब्लम 8 में कर दिया है ना, क्योंकि प्लेन मिरर था तो फास्टेस्ट अप्रोच है। लेक्चर की समरी देखो कि प्लेन मिरर है तो वर्चुअल मिरर से फास्टेस्ट है, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को पहले शिफ्ट करा दो, फिर इमेज में देखो कि रिटर्न शिफ्ट है तो ऐड करो, और अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रे डायग्राम ड्रॉ होते हैं इसमें। वाटर प्लस प्लेन मिरर है, अगेन प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर को आप शिफ्ट करा दो तो आसान रह जाएगा आप। कॉनकेव मिरर है, अगर फोकस इन वाटर है तो सिर्फ अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला लगेगा, री शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो यही है कि आपको इंटरफेस बाय इंटरफेस जाने की जरूरत नहीं है, एक कोर टेक अवे है, आपको या तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कराओ या तो मिरर। ये चेक करो कि रिटर्न जर्नी में रेस पास थ्रू द मीडियम अगेन, है ना, तो वो आप मतलब रे डायग्राम इसकी प्रैक्टिस है इसमें। अगर मिरर का फोकल लेंथ अफेक्ट नहीं होता है तो आपका प्रॉब्लम ये आसान हो गया है। ये जो रिजल्ट है वो रेफरेंस रखो कि ये डायरेक्ट रेडी रिजल्ट है, ये आप ये प्रॉब्लम। चलो अब लास्ट इसमें टॉपिक बचा है, एटलीस्ट दिस प्लेनर रिफ्रैक्शन में। प्लेनर रिफ्रैक्शन में हम वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।